मैंने कहा था अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमने जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट लिटरल के साथ बनाना है। ऑब्जेक्ट लिटरल का मतलब करली ब्रैकेट्स और उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारा अगला मतलब ES6 का फीचर्स को मजीद एक दो जो अगले फीचर्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए पहले मैं, बेटा टाइम पे आया करें प्लीज, आपकी वजह से बाकी सारे लोग ना लेट हो। तो मैं इनको इसको रेज कर दूं अगर किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और अरे डिस्ट्रक्चरिंग ये दोनों समझ में आ गई हैं। नॉर्मली ES6 के मजीद फीचर्स में मैं अरे पे आऊंगा। अरे की कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे मैप है, फिल्टर है, फाइंड है, रिड्यूस है, इस तरह के काफी सारे हैं जिनको हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले फंक्शन का एक एस्पेक्ट देख लें हम कि ES6 में फंक्शंस को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। तो फंक्शन क्या होता है? अ पीस ऑफ कोड दैट कैन परफॉर्म एन इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी, यानी एक चंक ऑफ कोड है जिसे हम एक यूनिक नेम दे देते हैं और उस यूनिक नेम को रिकॉल करते हैं जहां हमें रिक्वायर्ड होता है। मिसाल के तौर पे प्लेन जावास्क्रिप्ट में फंक्शन इस तरह लिखा जाता है कि आपने कोई भी फंक्शन लिखा, लेट्स सपोज आपने दो नंबर्स को ऐड करने के लिए फंक्शन लिखा, और ये दो नंबर कौन से हैं, जब भी यूजर इस फंक्शन को कॉल करेगा तो ही वुड प्रोवाइड दीज टू नंबर्स। तो मैं इन दो नंबर्स को ए और बी में रिसीव कर लेता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो दिस फंक्शन शुड रिटर्न काइंड ऑफ ए प्लस बी। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फंक्शन है जो तकरीबन कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा मेरे ख्याल में जिसको फंक्शन का ना पता हो, फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैलकुलस। ES6 ने फंक्शन लिखने का कुछ तरीके बताए हैं। मैंने कल बल्कि लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि ES6 ने सिंटैक्स शॉर्टनिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया है, ठीक है। तो ये लिखने का फंक्शन लिखने का ये तरीका बिल्कुल वैलिड है, एब्सोल्यूट है, अपनी जगह पे है, थोड़ा सा पुराना है। ES6 में हम बहुत दफा फंक्शन लिखेंगे सिर्फ ये काम करके, यानी ऊपर वाले फंक्शन को अगर मैं एग्जैक्ट ये काम कर दूं तो इस फंक्शन को हम कहते हैं फैट एरो फंक्शन। फैट एरो का मतलब ये जो एरो डाला हुआ है ना बीच में, ये एरो की शक्ल बनी हुई है, इसको हम फैट एरो बोलते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं फैट एरो फंक्शन। और ये फैट एरो फंक्शन भी क्या होता है बतौर, मतलब ये नेमलेस फंक्शन है ना, इसका कोई नाम नहीं है, तो आप इसे एनोनिमस फंक्शन कह सकते हैं। तो जब आपका कोई एनोनिमस फंक्शन होता है तो अभी तक आपको कितनी जगह बताई है जहां आप एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं? हाँ, एक इनसाइड एन ऑब्जेक्ट एक चीज, दूसरा और कहां, जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन बतौर पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो फैट एरो फंक्शन चूंकि नेमलेस होता है तो फंक्शन तो हमेशा उनको कॉल करने के लिए उसका नेम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर ये दो जगह तो मैंने आपको बताई है जहां आप फैट एरो फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन लिखते हैं, या तो इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, चूंकि वहां ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम से उस फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। तो अगर उसके अलावा आप इस तरह का फंक्शन लिखें तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? जस्ट लाइक एनी अदर डेटा यू हैव टू असाइन दिस फंक्शन टू अ वेरिएबल। करेक्ट, यानी ये पूरा का पूरा फंक्शन आप इसको उठा के कहां सेव कर देते हैं? एक वेरिएबल में, और फिर आप इस वेरिएबल को कॉल करते हैं लाइक ऐड। ठीक, अब दो सिमिलर नेम के फंक्शन नहीं हो सकते, इसलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूं। मेक सेंस? और फिर ये कहता है ES6, ये ES6 का सिंटैक्स है बेसिकली फंक्शन लिखने का। अच्छा, इन दोनों में एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि फैट एरो फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो अभी के लिए कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बारीक सा डेलिकेट सा डिफरेंस है जो कि इसीलिए इंटरव्यू क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है दोनों। ये दोनों सेम 100% सेम नहीं है, लेकिन दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन। तो दो दो डिफरेंसेस बताऊंगा, वही इंटरव्यू क्वेश्चन का जवाब होगा कि जी फैट एरो फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में क्या फर्क है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने दिस का कीवर्ड और दिस का कॉन्टेक्स्ट वाला नहीं बताया, तो बेसिकली फर्क ही वही है। तो अगर फैट एरो फंक्शन में भी इसी तरह मुझे दो आर्गुमेंट्स रिसीव करने हैं तो मैं ए और बी करूंगा, ठीक। तो ये फंक्शन देखें आपको रिटर्न कर रहा है ए और बी ऐड करके, तो मैं ये क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा ए प्लस बी। अभी तक आपको कोई सिंटैक्स शॉर्टनिंग नजर नहीं आएगी, बल्कि आपको लगेगा यार ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो गया है, इस पूरे फंक्शन को वेरिएबल में असाइन करो तो सिंटैक्स शॉर्टनिंग तो नहीं है ना। तो याद रखिएगा कि अभी इस पूरे फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, ऐसे ही है। तो जब हम ES6 के फैट एरो फंक्शन में बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो तो आपको ये करली ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया ना सिंटैक्स शॉर्टनिंग थोड़ा बहुत, समझ आ गई बात? अब ये एरर दे रहा है, तो याद रखिएगा कि ES6 के फैट एरो फंक्शन की बॉडी में अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो आपको रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न ए प्लस बी। अगर एक ही स्टेटमेंट हो, मल्टीपल या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी तो स्टिल यू नीड अ बॉडी, लेकिन बहुत ज्यादा या
मेजॉरिटी केसेस में या इनफैक्ट हाफ ऑफ द केसेस में आपकी फंक्शन की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट होती है, तो यू डोंट नेसेसरीली नीड टू स्पेसिफाई द रिटर्न कीवर्ड। नॉर्मल में बिल्कुल होता है, नॉर्मल में आप इस तरह कर ही नहीं सकते, ब्रैकेट्स खत्म कर ही नहीं सकते आप, सॉरी ब्रैकेट नहीं खत्म कर सकते तो फिर जाहिर है रिटर्न भी नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है कि वैल्यू को रिटर्न करवाना। तो रिटर्न का कीवर्ड ओमिट नहीं कर सकते नॉर्मल फंक्शन में, जबकि फैट एरो फंक्शन में बॉडी में एक ही स्टेटमेंट हो तो आप दोनों करली ब्रैकेट्स भी खत्म कर दें, यानी फंक्शन की बॉडी खत्म कर दें, और फिर रिटर्न का कीवर्ड भी खत्म कर दें, क्योंकि अगर एक ही स्टेटमेंट लिखी होगी तो उसका मतलब ही रिटर्न होगा, कि वही स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगी। यहां तक बात समझ आ गई है? तो बेसिकली ये, अच्छा अब इसके अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं और इसमें मैं इसे कॉल करके दो नंबर पास करूं, फॉर एग्जांपल एक मैं करता हूं जी 12 और एक करता हूं 56, तो अगर मैं इस पूरे को यानी फंक्शन कॉल को लॉग कर दूं तो आई विल स्ट्रेट अवे बी गेटिंग द रिजल्ट, ठीक, यानी ये 12 और 56 ये दोनों 12 इसमें रिसीव होगा, 56 इसमें रिसीव होगा, ए और बी दोनों ऐड होके रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न होके ऐड में सेव होंगे, और ये ऐड बेसिकली हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो यहाँ रिजल्ट कंसोल लॉग हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली 68 व्हिच इज द सम ऑफ 12 एंड 56। तो ये फैट एरो फंक्शन एट इट्स सिंपलेस्ट हो गई ना सिंटैक्स शॉर्टनिंग। अच्छा इसमें भी आगे एक और चीज है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका एक फंक्शन है जो कि सिर्फ एक आर्गुमेंट लेता है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी कि ये स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, अक्सर ऐसा होगा, या स्क्वायर रूट कह ले। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि जो भी वेरिएबल उसमें पास किया जाए उसको मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ करके रिटर्न कर दे। नहीं ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर है, इज इट, किसी भी नंबर का स्क्वायर है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा और यहां पे स्क्वायर और मैं करूंगा जी 12, तो ये मुझे 12 का क्या कर देगा, स्क्वायर रिटर्न कर देगा। अच्छा ये अभी तक तो वही चीज है। ES6 ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन एक ही आर्गुमेंट रिसीव करे तो आपको ये पैरेंथेसिस की भी जरूरत नहीं है। ले ये फंक्शन बन गया अब नॉर्मल सिंटैक्स शॉर्टनिंग, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फंक्शन, इवन दो अगर आप इसको ये करेंगे तो इट वुड स्टिल गिव अस द सेम रिजल्ट। 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144 हो गया। दिस इज द सिंपलेस्ट फंक्शन इन ES6। समझ आ गई बात? तो फैट एरो फंक्शन को लिखने के क्या तरीके हैं, और फैट एरो फंक्शन की बॉडी में अगर मल्टीपल ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी तो आपको करली ब्रैकेट भी देने की जरूरत होगी और रिटर्न का कीवर्ड भी देने की। हाँ अगर कोई फंक्शन रिटर्न कुछ कर ही नहीं रहा तो फिर रिटर्न का कीवर्ड ना दे बेशक, लेकिन फंक्शन शुड हैव एक्चुअली इट्स बॉडी इनटू द इनसाइड द करली ब्रैकेट्स। लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आपको रिटर्न के कीवर्ड की भी जरूरत नहीं है, करली ब्रैकेट्स यानी उसकी बॉडी की भी जरूरत नहीं है, और अगर एक ही आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है तो वो जो पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स हैं उनकी भी जरूरत नहीं है। दैट्स इट, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। तो ये है फैट एरो फंक्शन। इसके सॉरी किसका, ये सिंटैक्स है, ओके जूम कर दूं, सॉरी मुझे बता दें ऑनलाइन वालों को अगर विजिबिलिटी का इशू है तो प्लीज डू शेयर इट विद मी, ठीक होगी बात। तो अब फंक्शन लिखने के आपको तीन तरीके पता लग गए। एक तरीका तो ये है नॉर्मल, दूसरा तरीका, अच्छा इसको हम कहते हैं फंक्शन, अच्छा याद रखिएगा नाम इसका, इसको बाज़ औक़ात हम कहेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे, आई रिपीट, इसे क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी चीज में कोई मतलब, चले खैर ये डेफिनेशन आगे जाके इनवैलिड हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या कहेंगे आप इसको, ये नॉर्मल फंक्शन कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन एक्सप्रेशन। बेसिकली क्यों, क्योंकि आप इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, तो जहां कहीं इक्वल टू या कोई रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हो जाए तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। अच्छा अब इसको हम किसी वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते, क्यों, जरा देखिएगा, इसको इसलिए नहीं असाइन कर सकते कि ये लॉजिकली ही इनकरेक्ट हो जाएगा। किसी फंक्शन के दो नाम नहीं हो सकते ना, मैं कह रहा हूं जी कि इस फंक्शन का नाम ऐड है और वापस इसको किसमें असाइन करो, ऐड करो, इट डजंट मेक सेंस। दो कि ये एरर नहीं दे रहा, शायद ये काम भी कर जाए बट इट डजंट मेक एक्चुअली सेंस। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए एक और सिंटैक्स यूज कर सकते हैं, और वो तीसरा सिंटैक्स है। अभी तक आपने फंक्शन के कितने सिंटैक्स पढ़ लिए, दो, यानी एक ये वाला और एक ये वाला। इसके बाद अगर आपने फंक्शन को दोबारा एक और फंक्शन लिख दें तो फंक्शन में नाम दिए बगैर, यानी नेम जो है वो फंक्शन का आइडेंटिफायर होता है जिससे हम उसे कॉल करते हैं, तो फंक्शन का नाम दिए बगैर भी आप इस फंक्शन को लिख सकते हैं। तो फिर आप ये एरर दे रहे हैं, तो इस फंक्शन को अब आप वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, टेस्ट कह दें, ए कह दें, बी कह दें, एनोनिमस ही है बिल्कुल।
और यही एनोनिमस लिखने का स्टाइल हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी यूज करते थे, और हमने किसी दूसरे फंक्शन में, एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर भी इस्तेमाल करना होता था। अभी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी लॉजिक अब बताता हूं। ये बात समझ आ गई सबको? यहां तक कोई मसला तो नहीं है? सिर्फ कटिंग द स्टोरी शॉर्ट टू समराइज इट, फंक्शन लिखने के 3 सिंटैक्स हैं: नॉर्मल फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन और एनोनिमस फंक्शन। सॉरी, ऑल ऑफ 3। ES6 में तो आप एरो फंक्शन बहुत ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन यूज ऑल ऑफ 3 इन मिक्स होंगे, ठीक है? तो ES6 में ज्यादातर हम क्या करेंगे, या एनोनिमस या फैट एरो। ठीक होगी बात? यहां तक किसी को मसला है तो बता दें, कोई मसला नहीं है तो आप आगे चलते हैं। अच्छा, हम मिसाल के तौर पे मैंने एक फंक्शन लिखा जी स्क्वायर, ठीक? अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा डायरेक्ट स्क्वायर, और मैं इसे करता हूं जी 45, ये फंक्शन जो ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये फंक्शन फौरन, जो ही मैं इस फाइल को चलाऊंगा, रन करूंगा, तो ये फंक्शन फौरन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो नॉर्मली हम अक्सर ये भी करेंगे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन है, फंक्शन टेस्ट दिस, और मैं ये जो स्क्वायर का फंक्शन है ना, इसको यहां कॉल करने के बजाय इस SQUARE स्क्वायर के फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूं। ये देखिए, इस स्क्वायर में क्या पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे ही है। तो मैं इस पूरे बजाय यहां एक सिंपल वेरिएबल पास करने के, मैं क्या पास कर रहा हूं, पूरा का पूरा। अब अगर मैं इस फंक्शन को यहां लिखूंगा, सॉरी इट शुड बी एस एज वेल, नहीं, पैरेंथेसिस तो फौरन फंक्शन को कॉल कर देती है ना। पैरेंथेसिस तो फौरन फंक्शन को कॉल कर देती है। जब आपने फौरन फंक्शन को, मैं यही बता रहा हूं कि किसी फंक्शन को, किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास करने की जरूरत क्यों पेश आती है? अगर आपने इसको यही पैरेंथेसिस के साथ कार्य करना है तो दिस फंक्शन वुड स्ट्रेट अवे बी कॉल्ड। अच्छा, अगर इसकी डेप्थ समझनी है तो मुझे बताएं कि इस फंक्शन में क्या सेव होगा, इस वेरिएबल में क्या सेव होगा, फंक्शन। आपने एक प्रिमिटिव वेरिएबल और एक नॉन प्रिमिटिव वेरिएबल, यानी वैल्यू बेस्ड वेरिएबल और रेफरेंस बेस्ड वेरिएबल पढ़ा है ना, डिस्क्रिप्शन डिटेल के साथ पढ़ा है ना? तो आप मुझे कह रहे हैं जी कि इसके अंदर क्या होगा, फंक्शन, फंक्शन होगा या फंक्शन का रेफरेंस होगा? इट्स वेरी कॉमन ना? नहीं? तो भाई ऑब्जेक्ट और अरे पढ़ा है ना? तो मैंने क्या कहा था, जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अरे भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है ही ऑब्जेक्ट, और फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है। तो जब फंक्शन ऑब्जेक्ट है तो फंक्शन को जब किसी वेरिएबल में सेव करेंगे तो फंक्शन नहीं सेव होगा, फंक्शन का रेफरेंस स्टोर होगा। जब मैं इसको यहां से यहां पास कर रहा हूं तो स्टिल यहां पे क्या आ रहा है, वही रेफरेंस। अब अगर मैं इसको यहां पे कॉल करूंगा, ये पर्पस होता है किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास करने का। पर्पस क्या है ये सुन लें। when you don't want to execute a function directly, बल्कि उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन को डिले करना चाहें, किसी और चीज पे डिपेंडेंट करना चाहें, तो फिर क्या करें, आप उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास करें। समझ आ गई बात? मिसाल के तौर पे यहां दो के शायद इट डजंट मेक सेंस, लेकिन स्टिल आई वांट टू डू समथिंग। अगर मैं ये चाहता हूं कि जी यहां पे जब ये टेस्ट फंक्शन कॉल हो तो ये दो पैरामीटर ले, एक तो ये कहे, एक तो जब मैं इसमें लेट सपोज 45 पास कर दूंगा तो यहां पे कोई मेरी लेट सपोज अभी कोई एक सिनेरियो अज्यूम कर लें कि मैं लिमिटेशन करता हूं जी स्क्वायर सिर्फ उस नंबर का फाइंड करे जो 0 से बड़ा हो। ये एक लिमिट करना चाहता हूं कि कोई भी नंबर 0 से अगर छोटा आए इनपुट के तौर पे तो ये फंक्शन उसका स्क्वायर फाइंड ना करे बल्कि क्या कर दे, एरर जनरेट कर दे। तो अब इस फंक्शन कॉल को मैं क्या करना चाहता हूं, लिमिट करना चाहता हूं या रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं कि ये तभी एग्जीक्यूट हो जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन मीट करे। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। असल सिनेरियो हम तब पढ़ेंगे जब एपीआई कॉल करेंगे, जब हम कोई फंक्शनैलिटी डिले करेंगे, हम कहेंगे जी फौरन ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म ना करे बल्कि इस फंक्शनैलिटी के परफॉर्म करने के लिए
इस फंक्शन को की डिपेंडेंसी किसी और फंक्शन पे है कि पहले वो फंक्शनलिटी कंप्लीट हो जाए तब ये चले, तो तब हम कॉल बैक्स को यूज करते हैं। वैसे इसको कॉल बैक भी कहते हैं। इस फंक्शन को जिसको हम बतौर पैरामीटर किसी दूसरे फंक्शन में पास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉल बैक फंक्शन। समझ आइए बात? अभी सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि हम कॉल बैक फंक्शन को या एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास कर सकते हैं। और अगर वैसे कोई स्टिल ये चाहता है जी कि उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो आपने ये पढ़ा था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था जी btn डॉट एड इवेंट लिसनर, तो एड इवेंट लिसनर में पूरा का पूरा फंक्शन बतौर पैरामीटर पास किया था। क्लियर है बात? तो फंक्शन लिखने के, यानी जस्ट टू समराइज, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, रिमूव नहीं करता, जस्ट टू समराइज, फंक्शन लिखने के 3 तरीके आपको पता लग गए। क्लियर हो गए? अब जरा ES6 का एक और सिंटैक्स समझे। वैसे तो ये भी ES6 का सिंटैक्स ही है जो हमने फैट एरो फंक्शन पढ़ा है। अब इससे अगला फीचर ES6, अभी तक कितने हम पढ़ चुके हैं? डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, अरे डिस्ट्रक्चरिंग, म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, वो तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट का एक ही कॉन्सेप्ट का डिफरेंट नेम है। और फैट एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन। अब हमने एक और चीज पढ़नी है। मैंने यहां पे एक अरे लिखी थी, लेट, ये जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है ना आपको, पासिंग अ फंक्शन एज अ पैरामीटर टू अनदर फंक्शन, इसकी अब प्रैक्टिकल मिसाल देने लगा कि क्यों जरूरत पड़ती है। मैंने कहा जी मेरे पास एक अरे है जिसको मैंने बोला नम्स। नाम से जाहिर है कि मेरे पास क्या हो गए? मल्टीपल नंबर्स। लेट सपोज 4 नंबर है मेरे पास। तो अगर मैं इस लूप को आइट्रेट करूं, सॉरी इस अरे को आइट्रेट करूं, आइट्रेट करने का मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करके डिस्प्ले करूं, तो क्या क्या चाहिए होगा? लूप चाहिए होगा। समझिए बात? तो वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल लूप है फॉर, ये भी हमने पढ़ लिया था ना लास्ट टाइम, मुझे प्लीज रिमाइंड करा दिया करें कि हाँ या ना में, ताकि मुझे पता चले कि मैं किसी और क्लास को पढ़ाया या आप ही को पढ़ाया। फॉर किया था ना? नहीं किया। चले, वैसे कोई ऐसा शख्स है जिसको लूप्स का अंदाजा ना हो इस क्लास में? कोई ऐसा स्टूडेंट? कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है? पक्की बात है? अच्छा, चले जरा आपसे फिर पूछते हैं हम। लूप का मतलब ये होता है कि, अच्छा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपको लूप का अंदाजा है। मुझे अगर इस अरे के तमाम एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो आपको पता है कि अरे के हर एलिमेंट को एक डिफॉल्ट या एक यूनिक पोजीशन असाइन हो जाती है, और वो पोजीशन हमेशा स्टार्ट कहां से होती है? 0 से। यानी पहले एलिमेंट को कौन सी पोजीशन मिलेगी? 0, दूसरे को 1, तीसरे को 2, चौथे को। अगर मुझे इस अरे को डिस्प्ले कराना है तो मैं, एक तरीका तो यह है कि नम्स कर सकता हूं, ठीक है? नम्स करूंगा तो क्या होगा? मेरे पास अरे के सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मुझे, मेरे पास अरे के सारे एलिमेंट 1 बाय 1 डिस्प्ले हो। तो क्या तरीका? एक तरीका तो ये कि डी स्ट्रक्चर कर दें, वो तरीका तो हमने पढ़ लिया ना। अब हम अगला एक और तरीका देखेंगे। मैं क्या करूंगा? नम्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लिख के 0 कर दूंगा, तो अब मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में? अरे का पहला एलिमेंट। फिर मैं क्या करूंगा? अरे का फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, 0 1 2 3। तो अब मुझे ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स बतौर अरे नहीं मिलेंगे, बल्कि बतौर इंडिविजुअल एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर अरे मिलते तो इस तरह कलेक्शन में आता, मुझे उसमें से हर एक एलिमेंट अलग अलग मिला। समझ आई बात? सिंपल। ये काम तो ठीक है अगर आपकी लूप, आपकी अरे जो है 4 एलिमेंट्स की हो, या 5 एलिमेंट्स की हो, या 6 एलिमेंट्स की हो। व्हाट इफ कि अगर आपकी अरे में सैकड़ों एलिमेंट्स हो? पॉसिबल है ना? तो फिर क्या करें? फिर तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100 दफा ये कंसोल लॉग दे दें। तो हियर अरे एंड लूप्स कम इनटू प्ले टू वर्क टुगेदर। कि अगर आपको एक ही काम बार बार करना हो, when you want to perform repetitive tasks, loops are the best structures for that। मिसाल के तौर पे, अगर आप इस पूरी, इन सारी चारों लाइनों को देखें, तो ये चारों लाइनें सिमिलर हैं, एग्जैक्टली सिमिलर है, एक्सेप्ट वन थिंग। यानी इनमें एक चीज चेंज हो रही है, और वो क्या है? नंबर, विच इज इंडेक्स। पहले 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3। बाकी सारी की सारी लाइन्स क्या है?
सेम है। यही काम अगर ये 10 दफा करना हो, 15 दफा करना हो, तो लूप इस काम के लिए कि अगर आपने एक ही चीज को, हमने कंसोल लॉग को बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। कितनी दफा करना है? जब तक अरे की लेंथ खत्म नहीं हो जाती। अरे की लेंथ अभी कितनी है? 4 है, 5 भी हो सकती है, फ्यूचर में 10 भी हो सकती है, फ्यूचर में 100 भी हो सकती है, और फ्यूचर में 500 भी हो सकती है। मेकिंग सेंस? तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस काम से बचने के लिए, ये रेपिटेशन से बचने के लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। और लूप में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली, लूप का मतलब ऐसे क्या होता है, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में, ये चीजें नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आपने कहा जी कि बिल्कुल नहीं अंदाजा, या वेक वेक कॉन्सेप्ट है, या वीक कॉन्सेप्ट है। एक बंदा है, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं कि उसको मैं एक सजा देता हूं मिसाल के तौर पे, हजरत साहब कोई काम नहीं करके आया एबीसी स्टूडेंट, तो मैंने कहा जी आपने क्या करना है, इस बिल्डिंग के या इस रूम के ना 4 चक्कर काट के आने। तो बेसिकली ये चक्कर या साइकिल को एक लूप कहते हैं। भाई साहब ने यहां से चक्कर शुरू किया, ये पूरी बिल्डिंग के गिर्द घूम के वापस यहाँ पे पहुंचे, तो इनका एक चक्कर खत्म हो गया, यानी एक चक्कर पूरा हो गया। तो ये एक, मैंने साथ में, मुझे चूंकि इन पे ट्रस्ट नहीं है, मैंने साथ में एक बंदा खड़ा कर दिया जी भाईजान आपने खड़े हो गए इनके चक्कर गिनने हैं, धोखा ना करें। तो इसने जब एक चक्कर पूरा किया, तो इसने काउंटर में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। फिर ये यहां से दोबारा स्टार्ट करेगा और वापस यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, तो काउंटर को ये वैल्यू अपडेट करके क्या कर देगा, 2 कर देगा। फिर ये यहां से चक्कर काटेगा और यहाँ पे आके खत्म कर देगा, काउंटर को क्या कर देगा, 3 कर देगा। तो मैंने जब सजा दी कि 10 चक्कर पूरे करने हैं, तो ये काउंटर कब तक चलेगा, 10 तक। जो ही ये 10 पूरे हो जाएंगे, तो इसके चक्कर यहां से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? दिस इज व्हाट एक्चुअली लूप डज। कि मैंने, ये जो है ना, अब काउंटर का काम किरदार अदा कर रहा है। मैंने कहा जी फॉर जब भी आए, तो फॉर का मतलब है कि आपने क्या कर रहे हैं, किसी कोड को या स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी आपने अपनी रिपीटेशन या अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से करनी है, 0 से। अच्छा ये जरूरी नहीं है 0 से करें, जहां से मर्जी आप स्टार्ट करवा सकते हैं। 0 क्यों लिखा? चूंकि अरे का पहला इंडेक्स हमेशा 0 होता है, तो मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया, 0 दिया। फिर मैंने कहा जी जाओ कहां तक, यानी कहां तक चक्कर काटो, जब तक अरे की लेंथ पूरी नहीं हो जाती। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, नम्स, नम्स इज द नेम ऑफ एन अरे, और डॉट करके आप लेंथ करें। डॉट करके क्या चीज एक्सेस करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ना। तो लास्ट वर्किंग डे में बताया था अरे इज एन ऑब्जेक्ट, बताया था ना। तो अरे जब ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी तो हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई नम्स डॉट लेंथ क्या देगा मुझे, अरे की टोटल लेंथ, यानी नम्स डॉट लेंथ का आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। तो 0 से स्टार्ट करेगा, कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, क्योंकि ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। और फिर हर दफा क्या करेगा, हर चक्कर के बाद वो काउंटर में एक इंक्रीमेंट कर देगा। इज इट? तो यानी पहली चक्कर में आई की वैल्यू 0 होगी, दूसरे चक्कर में आई की वैल्यू, तीसरे चक्कर में आई की वैल्यू, हर आइट्रेशन में बोलता हूं चक्कर को, आप यूं समझ लें। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी अब लॉग, और लॉग लिखकर मुझे ये वाली स्टेटमेंट पूरी करनी थी ना। तो मैं अगर सिर्फ ये लिख दूं लॉग ऑफ 3, तो क्या होगा, इसको अगर आप मिटा दूं तो आउटपुट में क्या आएगा जी, सॉरी 78। कितनी दफा, 78 78 78 78 और 78। क्यों 4 दफा आएगा, क्योंकि वो इंडेक्स अभी तक हार्ड कोडेड है अंदर। समझ आई बात? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 3 को हटा के आई लिख दूं, तो आई जो है वो हर दफा क्या हो रहा है, हर चक्कर में चेंज हो रहा है ना। चक्कर का मतलब ये है कि हर आइट्रेशन में इस बॉडी में जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी एग्जीक्यूट होंगी, चाहे वो 6 हो चाहे वो 600 हो। तो अब अगर आप जाएंगे वापस और इसको करेंगे, तो अब देख लें पहले आइट्रेशन में नम्स ऑफ आई, पहली आइट्रेशन में आई की वैल्यू 0 थी, तो नम्स ऑफ 0 में क्या आया, 12। जब दूसरा चक्कर हुआ तो नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 में क्या था, 25, 25 आ गया। तीसरी आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या थी, 2, तो नम्स ऑफ 2 में क्या है, 56, और नम्स ऑफ 3 में क्या है, 78। ये तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर था। खैर चलें, अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। अच्छा इसके बाद ये समझाना ये मकसूद नहीं था, ये तो वैसे आपने कहा जी हमें लूप नहीं आती, समझाना ये मकसूद था कि ये कंसेप्ट है नॉर्मल पुराना for loop का। अरे के अंदर 2 से 3 अलग फंक्शंस अवेलेबल हैं जो लूपिंग स्ट्रक्चर का काम करते हैं इम्प्लिसिटली। जो क्या करते हैं, यानी आई रिपीट, अरे के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं अभी 3 पढ़ाऊंगा।
3 फंक्शंस अरे के ऊपर ऐसे हैं जो लूपिंग स्ट्रक्चर का काम करते हैं। लूपिंग स्ट्रक्चर का काम क्या है? रिपीट करना, हर इटरेशन में कोई चीज चेक करना या कोई चीज प्रिंट करना या कोई प्रोसेसिंग करना। तो अब जरा सुनिएगा ES6 का एक फंक्शन जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है रिएक्ट में, nums डॉट मैप। ये मैप क्या है? बिल्ट इन फंक्शन जो अरेज पे इस्तेमाल होता है। अरेज का फंक्शन है, ठीक है, अरे के अपने फंक्शन है सारे। और जब फंक्शन कॉल होती है तो आपको पता है कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूं, राउंड ब्रैकेट। फंक्शन कॉल का यही सिंटैक्स है ना। अब मैप फंक्शन हमेशा अपने आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है? कैन यू सी इट? उसने खुद ही हिंट दे दिया कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अब आपको पता है कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इससे पिछली एग्जांपल में पढ़ाया है, अब ये उसी की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास होना, दैट इज अ कॉल बैक फंक्शन। ठीक। अच्छा, कॉल बैक फंक्शन किस शक्ल में लिखा जाना चाहिए? नॉर्मल नेम्ड फंक्शन की सूरत में लिखा जाना चाहिए, एनोनिमस फंक्शन की सूरत में लिखा जाना चाहिए, या फैट एरो फंक्शन की सूरत में लिखा जाना चाहिए? हाँ, नॉर्मल में। अच्छा, डिपेंड नहीं करता भाईजान। अभी पिछली एग्जांपल में ये पढ़ाया था कि एनोनिमस फंक्शन और फैट एरो फंक्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल ही तब होते हैं जब वो या तो ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं या किसी दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास किए जा रहे हैं। फिर केड़ी चीज पे डिपेंडेंसी आ गई है? केड़ी चीज पे डिपेंडेंसी आ गई है फिर? नहीं समझ आ रही बेटा? जब किसी एक फंक्शन के पैरामीटर में दूसरा फंक्शन पास किया जाए तो या एनोनिमस फंक्शन के तौर पर लिखा जाएगा उसको, या उसको फैट एरो फंक्शन के तौर पर। समझ आ गई? नेम्ड फंक्शन नहीं लिखा जाएगा उसके अंदर। यानी मैं दोबारा आसान कर देता हूं बात, यानी इसके अंदर फंक्शन लिखने के 3 सिंटैक्स हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा नेम्ड फंक्शन है ना, क्योंकि इसको मैंने नाम दिया हुआ है। तो जब ये मैप फंक्शन कॉल है ना, तो मैं फंक्शन कॉल के अंदर दूसरे फंक्शन को बतौर पैरामीटर पास कर रहा हूं। इस सूरत में नेम्ड फंक्शन नहीं लिखेंगे आप। इस सूरत में या तो आप एनोनिमस फंक्शन लिखेंगे दिस, बात समझ आ गई आप, या आप फैट एरो फंक्शन लिखेंगे दिस। किसको डिक्लेयर नहीं किया? वो डिक्लेयर नहीं किया तो पूरी डेफिनेशन इधर पास कर दी। किसका नेम नहीं है? अच्छा, इसको नेमलेस बनाने का मकसद पता है क्यों था? ताकि नाम की मोहताजी न रहे इसे कॉल करने के लिए। नाम के मोहताज ही न रहे कॉल करने के लिए। तो अगर मैंने बगैर नाम के यहां दिया तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। समझ आई बात? अच्छा, समझ नहीं आई ना तो रटा लगा लें। अब अगर इससे हल और क्या हो सकता है कि आप जब भी किसी एक फंक्शन के पैरामीटर में दूसरा फंक्शन पास करेंगे तो आप उसे क्या लिखेंगे? या तो आप है ना। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं अगर आपको आसानी लगे लेकिन आपको वो ज्यादा कंफ्यूजन लगेगी। इस फंक्शन को मैं यहां से बाहर लिख देता हूं। अब ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूं जी लेट सीबी। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। डिक्लेयर हम क्यों करते हैं? कि किसी फंक्शन को हम बाद में कॉल करेंगे, ऐसे ही है। अगर हम उसे डिक्लेयर नहीं करते, ये डिक्लेरेशन डायरेक्ट इधर करते हैं, तो इसका मतलब आप बाद में कॉल नहीं करेंगे, आप इधर ही कॉल करेंगे। समझ आइए बात? चलिए, अगर हम नहीं आई तो ये मैं कर सकता हूं, अगर मुझे इजाजत दें। ये कर सकता हूं ना? अच्छा, जब ये कर सकता हूं तो ये इस पूरे फंक्शन का रेफरेंस सीबी में स्टोर हो रहा है ना, तो फिर बजाय उसे 2 स्टेप करने के इसे सिंगल स्टेप नहीं कर सकता कि यही कर दो? कर सकता हूं। मैंने दोनों सिंटैक्स बताया ना कि आप इस फंक्शन को अलग से डिक्लेयर करके वेरिएबल में सेव करें और वेरिएबल यहां पास कर दें। दैट वुड स्टिल वर्क। दैट वुड स्टिल वर्क। ठीक, यहां पे समझ आ गई बात? अब अगर मैं ये चाहता हूं, चले, अब ये काम होगा क्या? मैप क्या होगा? ये तो समझ आ गया आपको। सिंटैक्टिकली ES6 का फीचर है कि आप एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन बतौर पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब फंक्शन कॉल के अंदर मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया? फंक्शन पास कर दिया। मैप क्या करता है?
मैप का फंक्शन इस पूरी अरे पे आइट्रेट करता है। आइट्रेट करने का मतलब इस फंक्शन के हर एलिमेंट पे आइट्रेशन करता है। मिसाल के तौर पे आइट्रेशन का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं जी लॉग और लिख देता हूं सम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू का वेरिएबल तो है ही नहीं मेरे पास, कहां से आएगा? तो याद रखिएगा कि जब भी हम मैप लगाते हैं किसी अरे के ऊपर, तो मैप इस पूरी अरे पे वन बाय वन हर एलिमेंट को आइट्रेट करता है। आइट्रेट करने का मतलब यह है कि मैप नम्स की अरे में जाएगा, पहले एलिमेंट को उठाएगा। पहला एलिमेंट क्या है? 12। और इस एलिमेंट को मैप के अंदर जो फंक्शन है उसमें खुद ही पास कर देगा। अब जब भी हम किसी फंक्शन में आर्गुमेंट्स रिसीव करते हैं तो कोई भी अपनी मर्जी का वेरिएबल दे देना। तो मैंने ये अंदर कॉल बैक फंक्शन में अपनी मर्जी का क्या दे दिया? एक वेरिएबल, क्योंकि इसमें मैं क्या रिसीव कर रहा हूं? एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा हूं, ठीक। तो जब भी मैप इस्तेमाल करेंगे, दो तीन बातें याद रख लें। मैप विल ऑलवेज आइट्रेट एन अरे, उसके तमाम एलिमेंट्स पे वन बाय वन आइट्रेट करेगा। तो इसका मतलब ये, और आइट्रेट करके करेगी क्या? इट विल पिक अप वन वैल्यू per iteration from an array and will make it available inside the callback function। कि ये हर आइट्रेशन में एक वैल्यू पिक करेगा और उस वैल्यू को कॉलबैक फंक्शन में अवेलेबल कर देगा। तो इसका मतलब है कि जब पहली आइट्रेशन होगी तो 12 किस में चला जाएगा? वैल में। जब दूसरी आइट्रेशन होगी 25 चला जाएगा वैल में। जब तीसरी आइट्रेशन होगी 56 वैल में अवेलेबल कर देगा। जब चौथी आइट्रेशन होगी तो यहां कोई काउंटर शाउंटर नहीं, कोई इंक्रीमेंट किसी की हमें जरूरत नहीं है। बात यहां समझ आ गई है? तो अब होगा क्या कि पहली आइट्रेशन में 12 उठ के वेल में कॉपी होगा, बॉडी के अंदर आएगा, तो ये 12 एज इट इज क्या हो जाएगा? स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। दूसरी आइट्रेशन में 25 आएगा, 25 इस वेल में अवेलेबल होगा और ये 25 अंदर आके क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह तीसरी आइट्रेशन में ये और चौथी आइट्रेशन में ये। और ये एग्जैक्टली वही काम करेगा जो फॉर लूप ने किया था। एंड दिस इज द मॉडर्न सिंटेक्स ऑफ राइटिंग काइंड ऑफ लूप्स। समझ आ गई बात? मैंने दो तीन चीजों को मिक्स किया है। एक तो कॉलबैक फंक्शन क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट बताया, दूसरा एनोनिमस फंक्शंस या फैट एरो फंक्शंस को कहां प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया जाता है, जब हम एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन बतौर पैरामीटर पास करते हैं। उसकी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देख लिए हम। ये तो बिल्ट इन फंक्शन यूज किया ना मैप, हम इस तरह के अपने कस्टमाइज सोल्यूशन भी बना सकते हैं। बहरहाल आपको सिंटेक्स अगर पता लग गया तो जब हम कस्टम बनाएंगे तो मैप हमेशा किस पे यूज होगा? अरे पे यूज होगा। मैप किसका फंक्शन है? अरे का फंक्शन है। ये समझ आ गई है? नहीं यूज होगा। यहां तक समझ आ गई है? अब जरा अगली चीज देखें। मैंने जब खुद कहा कि अगर मैं एक ही स्टेटमेंट हो तो ये तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, ब्रैकेट्स हटा दी, कर सकता हूं ना? तो अब अगर मैं दोबारा से इसे करूं तो ये तो ES6 का सिंटैक्स ही जो पहले पढ़ा था वही अप्लाई किया कि मैं यहां से ब्रैकेट को क्या कर दिया? मैंने खत्म कर दिया। अगली बात बताऊं मजे की। मैप फंक्शन मैप फंक्शन ओरिजिनल अरे को म्यूटेट नहीं करता। म्यूटेट का मतलब पता है? और एक्चुअल अरे में कुछ चेंज कर देना। अब जरा गौर से देखिएगा। मैंने कहा जी कि आप ये ऑपरेशन परफॉर्म, मैंने कहा जी कि इस अरे में जाओ, हर एलिमेंट को उठाओ, कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल करो और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके डिस्प्ले कर दो। अब ये क्या करेगा? पहला एलिमेंट उसने उठाया 12, इट हैज बीन मेड अवेलेबल टू द वैल यानी कॉल बैक फंक्शन, और उसने 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके क्या कर दिया? 24। 25 को क्या कर दिया? 50। 56 को क्या कर दिया? 112। और 78 को क्या कर दिया? 156। ठीक। अगर मैं ये लॉग यहां इस्तेमाल ना करूं तो इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? मैंने ये कहा मैप को कि
नम यानी इस अरे के हर एलिमेंट पे इटरेट करो, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहां रिटर्न का कीवर्ड नहीं है, तो कॉल बैक का मतलब क्या है, यानी वो डिफॉल्ट रिटर्न है। तो ये हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। वो रिटर्न होके जाएगा किधर, अभी तो हम इसे कहीं सेव ही नहीं कर रहे, तो आउटपुट पे कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं इस केस में ये कर सकता हूं, लेट न्यू नम्स इक्वल्स टू दिस। बात समझ आ गई है? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी अब मेरे पास 2 अरेज हो गई हैं। कितनी अरेज हो गई हैं? एक अरे वो है जो ओरिजिनल है नम्स की, दूसरी अरे वो है जिसमें मैंने क्या किया, कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया। लेट्स ट्राई बोथ लॉग नम्स। तो नम्स में क्या पड़ा हुआ है, ये, और साथ में मैं कह रहा हूं जी माय नम्स। क्या मैप ने ओरिजिनल अरे को म्यूटेट किया है? नहीं किया। तो ये एक याद रख लीजिएगा पॉइंट, कि मैप डज नॉट म्यूटेट दी ओरिजिनल अरे। अब आपको म्यूटेट का मतलब पता लग गया ना, कि अगर मैं ये करता समहाउ कि हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता, तो ये पिछले नम्स की अरे को भी जाके इफेक्ट करता, तो फिर मैं कहता कि मैप क्या करता है, ओरिजिनल अरे को म्यूटेट कर देता है। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मैप डज नॉट म्यूटेट दी ओरिजिनल अरे। ये बात समझ आ गई है जी सबको? अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है। सुभान अल्लाह, अभी तो यार कुछ भी नहीं किया हमने, अभी एक मैप को पकड़ के रगड़ा है हमने। थोड़ा सा मेहरबानी करें ना। अब मैं अगर इस चीज को भी कमेंट कर देता हूं, वैसे चलें दूसरे दो हैं फाइंड और फिल्टर, वो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन एक चीज और पढ़ा देता हूं छोटी सी है। फाइंड और फिल्टर फंक्शन इसी मैप से मिलते जुलते हैं, तो कल आप मैप की प्रैक्टिस करके आए तो कल पढ़ाऊंगा। बिकॉज मैं इसलिए बेटा आज ये खत्म करना चाह रहा हूं कि आई हैव टू स्टार्ट द रिएक्ट। मेरी कमिटमेंट थी मंडे या ट्यूसडे को रिएक्ट स्टार्ट करनी है, तो मैं सिर्फ वो चीजें करा रहा हूं जो एब्सोल्युटली मैंडेटरी है रिएक्ट के स्टार्ट करने। मुझे पता है कि मेरे पहले 3 लेक्चर में आधे से ज्यादा स्टूडेंट पहले ही भाग चुके हैं, और वैसे भी मुझे फिल्टर ही करना था, खालिस तरीन वो लोग इकट्ठे करने हैं जो पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे जल्दी से रिएक्ट स्टार्ट करना है, बिकॉज बजाय इसके कि ये जो अगले जो बच गए हैं वो सारे भी भाग जाए। तो सर तो पता नहीं केड़े जो मिलों में पड़ गए, हम तो रिएक्ट पढ़ने आए थे, हम तो मन स्टैक पढ़ने आए थे। तो ट्रस्ट मी, ये कॉन्सेप्ट लेके आप रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो आप कहेंगे यार ये रिएक्ट तो हलवा है, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे, तो आपने डायरेक्ट रिएक्ट को हाथ डाला है। अब ये समझ के जाएंगे तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो खैर चले, अब मैं एक और चीज बताता हूं। मैंने लिखा जी फंक्शन। आप कहेंगे यार जेड़ा कॉन्सेप्ट समझाते हैं सर, स्टार्ट फंक्शन से करते हैं या अरे से करते हैं या ऑब्जेक्ट से करते हैं? तो मैंने आपका पूरी जावास्क्रिप्ट है ही क्या चीज, ये 3 है, फंक्शन, अरे और। तो इसलिए हर टॉपिक शुरू भी फंक्शन से, अरे से, ऑब्जेक्ट से होगा, खत्म भी फंक्शन, अरे और। इनके बगैर जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, लिहाजा बी होल्ड प्लीज। तो मैंने लिखा जी फंक्शन, और मैंने लिखा लेट सपोज ऐड, और दिस टाइम मैंने इस ऐड को जब कॉल किया, तो मैं चाहता हूं जी कि मैं इस ऐड को 12, 14, 15 ये सारे नंबर ऐड कर दूं। अब फ्यूचर में मैं चाह रहा हूं कि, अच्छा, मैं, चले एक छोटी सी फंक्शनलिटी बता रहा हूं। मैंने यार, मेरा ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं जितने भी नंबर पास कर दूं, इसको ऐड नहीं, कन्वर्ट टू अरे। मैं चाह रहा हूं कि मैं इस फंक्शन को जितने भी नंबर पास करूं, इन तमाम नंबर्स को वो क्या बना के दे दे, मुझे अरे बना के दे दे। क्या करेंगे? जो बंदा जवाब देगा उसे 2 रुपए इनाम, इनाम सर इनाम। रेस्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। वेरी गुड बेटा, ऑनलाइन ने बहुत अच्छा क्विक जवाब दे दी जी। आप बताएं क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं चाह रहा हूं कि अभी ये कितने नंबर पास करूं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पास करूं। मैं कह रहा हूं इन इस फंक्शन, ये फंक्शन क्या करे, एक अरे, नहीं नाम लें प्रॉपर ना, ऑनलाइन बच्ची नवाल है शायद, उन्होंने जवाब सही दिया। हाँ, रेस्ट ऑपरेटर यूज करेंगे, सिंपल यार, उस दिन बताया था। तो मैं क्या करूंगा यहां पे डॉट डॉट, सॉरी, डॉट डॉट डॉट, और आप कोई भी नाम दे दें इसे, आर्ग्यूमेंट्स नाम दे दें, ठीक है।
लेट मी ट्राई इफ इट वर्क्स विदाउट इट। आई थिंक इट शुड। और मुझे कंफर्म करने दें पहले कि ये बगैर स्क्वायर ब्रैकेट के करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। सो अब मैं ये करूंगा, तो कर दिया उसने, ठीक है, ठीक होगी बात। तो रेस्ट ऑपरेटर में इसका मतलब ये है कि ये मुझे क्या कर रहा है, कन्वर्ट। अच्छा, बताना मकसूद ये नहीं था, बताना मकसूद ये नहीं था कि मैं किसी एलिमेंट को, क्योंकि ये तो पहले बता चुका था। मैं अब ये चाह रहा हूं कि मैं यहां पे लिखूं जी रिटर्न, ओके, रिटर्न ऑग। मतलब ये कि मैं यहां जितने अभी कितने दे रहा हूं, 2 4 6 7, तो 7 एलिमेंट इसमें पास करूंगा तो सातों को सातों को क्या बना के दे देगा, अरे बना के दे देगा, ठीक। अब जरा सुनिएगा, अब अगर मैं यहां पे लिखूं लेट 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 nums इक्वल्स टू दिस, तो nums में क्या आएगा मेरे पास, यानी मैं अगर इसके, अच्छा आप कहेंगे सर ये तो आप मरोड़ तोड़ कर रहे हैं, मैं जान के इसको मरोड़ तोड़, एक चीज को डिफरेंट शक्लों में बता रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ये बताने के बाद बताऊंगा कि क्यों बता रहा हूं, नम्स कर रहा हूं। अब मुझे क्या मिलेगा, वही अरे, सिंपल इज दैट। अच्छा, अब अगर मैं, ये पूरी अरे मुझे नहीं चाहिए, इसमें से पहले 2 एलिमेंट्स चाहिए, तो क्या करूंगा, 2 वेरिएबल्स दे दूंगा, मिसाल के तौर पे n1 n2, और यहां पे क्या लिखूंगा, n1 n2। बात समझ आ गई है ना आपको? अच्छा, पक्की बात समझ आ गई, सॉरी, डी स्ट्रक्चर हो गए, वेरी नाइस। अब अगर मैं इस फंक्शन में, अच्छा ये जितनी 2 चीजें पढ़ाई है ना, इनमें कोई नई चीज नहीं है, ये सारी वही चीजें पढ़ाई हैं जो आपको, अब मैं उनको मिक्स कर रहा हूं जरा, जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अब मैं इसके साथ एक फंक्शन पास कर देता हूं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास कर सकते हो ना। तो मैंने पहले 7 नंबर पास किए और 8वां क्या कर दिया, एक फंक्शन पास कर दिया। यू माइट बी वंडरिंग क्यों पास किया, मेरी मर्जी, मैंने एक चीज बतानी है बेसिकली आपको, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके अंदर कुछ भी ना करूं, सिर्फ लॉग लिख दूं, बेशक आप लाइन ब्रेक करें ना करें, अगर आप रीडेबिलिटी पर्पज से लाइन ब्रेक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रीडेबल हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसे कहूंगा जी कॉल बैक, ठीक। ये नंबर बहुत ज्यादा है तो मैं इसे ब्रेक करके ये कर दूंगा। तो मैं एक नंबर पास कर रहा हूं और एक क्या पास कर रहा हूं, फंक्शन पास कर रहा हूं, ठीक। और अब मैं यहां पे n1 में क्या आएगा, नंबर आ जाएगा, n2 में क्या आ जाएगा, फंक्शन का रेफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू बेस्ड खुद वैल्यू कॉपी करता है और रेफरेंस क्या करता है। अब अगर मैं n1 और n2 को प्रिंट करूं, समझ आइए बात आपको, कि उसने n1 में क्या किया है 12, और n2 में क्या किया है, फंक्शन कौन सा, एनोनिमस। तो क्या ये एनोनिमस फंक्शन है या नहीं है ना। अच्छा, अब अगर मैं इस n2 को यूं कर दूं, अच्छा ये यूं तो होगा नहीं, बिकॉज इसके अंदर भी कंसोल है, इसके अंदर भी कंसोल है, तो पता नहीं 2 कंसोल आपस में कन्फ्लिक्ट ना कर जाए, पर लेट्स सी। तो उसने क्या किया है, कॉल बैक और 12, इस अनडिफाइंड को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉल बैक, तो ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, तो कॉल होने के बाद इसके अंदर क्या, ये कॉल बैक प्रिंट हुआ, और ये जो 12 है ये एज इट इज प्रिंट हुआ। समझ आ गई बात। ये अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि देखें एक कंसोल लॉग ये लगा हुआ है और एक कंसोल लॉग ये लगा हुआ है, तो मैंने इस n2 को अगर इस कंसोल लॉग से बाहर निकाल दूं ना, तो ये उसकी वजह से अनडिफाइंड आया, यानी कि मैं ये कर दूं, क्योंकि मैं n2 को इधर कर रहा हूं ना, सेव कर रहा हूं। तो अगर आपको ये समझ आ गई है तो आपको रिएक्ट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यूज स्टेट का। अगर ये नहीं समझ आया तो एटलीस्ट अपने जहनों में इसका सिंटैक्स जरूर बिठाइएगा कि एक फंक्शन
में आप नंबर्स भी बतौर पैरामीटर पास कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट भी बतौर पैरामीटर पास कर सकते हैं, आप अरेज को भी बतौर पैरामीटर पास कर सकते हैं, और आप फंक्शन को भी बतौर पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक, और फिर जब कोई फंक्शन कोई चीज रिटर्न करता है तो वो ये सारी चीजें रिटर्न कर सकता है और इन सारों का मिक्स भी रिटर्न कर सकता है। और खास तौर पे ये वाली मिसाल या ये वाली एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पर्सपेक्टिव से कि आप किसी फंक्शन में एक नंबर पास कर दें और दूसरा फंक्शन पास कर दें। अगर मैं इस फंक्शन को एज इट इज लिख दूं n2, तो ये मुझे फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, बल्कि एज इट इज जैसे उसने फंक्शन रेफरेंस दिया था वो प्रिंट कर दिया था। अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है तो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना है? समझ आई बात या नहीं आई? तो ये जो सिंटैक्स है सिर्फ इसको याद रखें कि आपको ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक नंबर और एक फंक्शन, एक नंबर और एक। रिएक्ट में आप ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कॉन्स्ट को छोड़ दे फिलहाल। लेट, जाजिब साहब अगर आपने स्टेट यूज की हो तो आपको यही चीज स्टेट में नजर आएगी, और ये हमेशा आपको दो चीजें रिटर्न करती है, एक वेरिएबल रिटर्न करती है और दूसरा सेटर फंक्शन रिटर्न करती है। तो सॉरी, अच्छा पुरानी बातों में बत्ती डाल देते हैं, ठीक। तो नहीं, ये अपडेट नहीं करती, ये अपडेट करता है। यूज स्टेट एग्जैक्टली वही काम करती है जो कन्वर्ट टू अरे कर रही है। समझ आ गई ये बात कि इट रिटर्न्स टू वैल्यूज। यूज स्टेट रिटर्न्स टू वैल्यूज। वन ऑफ द वैल्यू इज इन दिस केस इज अ नंबर एंड अदर वैल्यू इज अ सेटर फंक्शन। तो आप अज्यूम करें कि ये सेटर फंक्शन है आपका, यानी यूज स्टेट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यूं होता है। खैर ये बात सिर्फ आपको समझ आएगी या जिसने पहले रिएक्ट पढ़ी है उसको समझ आएगी, लेकिन कल जब मैं ये काम कराऊंगा ना आपको, तो फिर आपको ये चीज काम आएगी कि यार ये कॉन्सेप्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर को मैं समराइज कर देता हूं, जितनी चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज ये याद रखनी है कि देयर आर 3 डिफरेंट सिंटैक्सेस टू डिक्लेयर अ फंक्शन। नंबर 1 नॉर्मल नेम्ड फंक्शन, नंबर 2 फैट एरो फंक्शन, नंबर 3 एनोनिमस फंक्शन। फैट एरो को भी एनोनिमस समझा जाता है क्योंकि उसका नाम नहीं होता। ठीक होगी बात? अच्छा फिर समझें, नॉर्मल नेम्ड फंक्शन इज रिटन when it is not associated with an object or with anything else. It is an independent function. When the function is either associated with another function or with an object, associated का मतलब क्या है कि when the function is passed as a parameter to another function या when the function has been written inside an object, then named function इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि या तो fat arrow function इस्तेमाल होता है या एनोनिमस फंक्शन इस्तेमाल होता है। ये आज के पूरे लेक्चर की समरी थी, बाकी सारी मिसालें थी इसको जस्टिफाई करने के लिए। क्लियर होगी ये बात? तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो टू बी ऑनेस्ट, अगर 100% क्लियर नहीं भी है ना, 70% क्लियर है, चले 60% क्लियर है, इट स्टिल इज इनफ। जब मैं इनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करूंगा फिर ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली आपके वो इंटरव्यू क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि जी ये क्यों है, ये क्यों है, यहाँ ये क्यों है तो यहाँ वो क्यों है, वो क्यों नहीं है तो ये क्यों है, ये क्यों है तो वो क्यों नहीं। डन हो गया? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर का ना सोचें, हाल का सोचें, और हाल में आपको सिर्फ क्या करना है, 3 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग फंक्शंस, और फिर फंक्शन को बतौर पैरामीटर पास करना, फंक्शन को इनसाइड द ऑब्जेक्ट लिखना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलें जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑनलाइन, आप लोगों का क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, और अगर फिजिकल कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं शायद आपको बोरिंग लग रहे हो, उसके लिए अपोलोजाइज, लेकिन ये लेक्चर्स मेरे लेने के बाद आपका ये गिला इंशाल्लाह नहीं होगा कि सर हम इंटरव्यू में गए हैं तो उन्होंने ये चीज पूछ ली है, ये आपने पढ़ाई नहीं। क्योंकि मैं आपको बताया ना 13वां बैच है, तो पिछले 12 बैचेस में मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जी मैं ये चीज छोड़ दूं, बाद में पढ़ा दूं, बाद में पढ़ा दूं, तो फिर बाद में स्टूडेंट्स आगे लगा सर जी वहां तो ये पूछा जा रहा है और आपने पढ़ाया नहीं। तो मैंने कहा जी बेटा फिर तवज्जो करो। तो मेरी कोशिश है कि वो जो 12 बैचेस का निचोड़ है ना, ये क्रक्स है। हर बैच में मैं कोशिश करता हूँ पिछले से इंप्रूव करूँ, कुछ सीखता हूँ कुछ लोगों से, वो अगले बैच में इंप्लीमेंट करता हूँ, फिर आपसे कुछ सीखूंगा तो अगर आपको बोरिंग लग रहा है या ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन है कि मैं इतनी डेप्थ में ना जाऊं,
तो मुझे प्लीज फील फ्री टू टेल मी, तो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट रखूंगा, फिर डेप्थ में नहीं जाऊंगा। अदरवाइज मैं इसी पेस को फॉलो करूंगा और प्रोबेबली कल हम रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे एनी कॉस्ट। मैंने कहा था मंडे या ट्यूसडे को, तो रिएक्ट का पहला दिन होगा। उसके लिए जो बेयर मिनिमल रिक्वायरमेंट थी ना, मैप फंक्शन और आपकी कॉल बैक फंक्शन, और तो ये मेरे ख्याल में पूरी हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। नाउ वी आर इन अ गुड पोजीशन टू, और फिर हाँ डॉम भी पढ़ चुके हैं हम, तो फिर कल का लेक्चर रिएक्ट का वर्चुअल डॉम क्या होता है उन दोनों में कंपैरिजन करके, सो वी कैन बी हैविंग अ वेरी गुड स्टार्ट। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें जी, और अगर कोई सवाल